हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पीईटी की श्रृंखला में मैं साइंस सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें विगत आए हुए जो प्रश्न हैं बेहतरीन तरीके से उसकी व्याख्या करते हुए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूं। और यही मेरी हमेशा इच्छा और प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए, ताकि आपको कभी कोई समस्या ऐसे प्रश्नों में ना आए। तो आइए दोस्त, हम और आप मिलकर एक बेहतरीन सेशन आज का बनाते हैं और हल करते हैं अपने प्रश्नों को। देखते हैं कि ये प्रश्न आपको कितना मज़ा देता है और आपके पेपर में कितना सहायक होता है, वो आपको पेपर देने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और बताइए कि ये प्रश्न कैसा है और इसका उत्तर क्या है, इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्त, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। बढ़िया प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है, आपके लेवल का प्रश्न है, ताकि आप लोग इन प्रश्नों को करके अपने आप को अनुभवशाली समझें और प्रश्नों को हल करते जाएं आपके पेपर में। लीजिए, हल कीजिए इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई क्या उत्तर होगा इसका, ये बता दीजिए। चलिए ठीक है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइएगा भाई। तो पहला क्या है, द्रव। पहला क्या है भाई, द्रव है। दूसरा ऑप्शन है गैस, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा और चौथा ऑप्शन है ठोस। तो मेरे भाई, आपको ये जो अणु होते हैं इनके कितने अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तीन अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं आपको नॉर्मली देखने को मिलती हैं। नॉर्मली कितनी देखने को मिलती हैं, एक तो सॉलिड, सॉलिड के बाद लिक्विड, और क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आप इसे ठोस कहते हैं, इसे द्रव कहते हैं और इसे कहते हैं गैस। गैस के अणु आप कमरे में किसी आप बॉक्स में छोड़िए तो उसके अणु पूरी कक्षा में फैल जाते हैं, चाहे जितनी मात्रा हो उनकी। द्रव जो होता है वो अपनी तली पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, तली पकड़ लेते हैं। और जो ठोस होता है वो जितना होते हैं उतने आपस में बंधे रहते हैं हमेशा। सबसे कम जगह की बात करें तो बताइए किसके अणुओं के बीच है, तो ठोस के आकर्षण बल की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल जो होता है वो ठोस के अणुओं के बीच होता है, यानी कि सॉलिड के अणुओं के बीच होता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बेस्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मली मैंने तीन बताया है, लेकिन अभी एक ऐसा प्रश्न है जो आपके अणुओं या पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में बताएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 5 नहीं बताया हूँ। लीजिए, खुद बोल गया तो बताऊंगा क्या। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई अभी तक हम लोगों ने तो जो पदार्थ हैं उनकी 3 ही अवस्थाएं पढ़ी हैं, ये 5 कहाँ से आप बोल रहे हैं। पहले जाइए पढ़ के आइए। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है उतना आपके लिए पर्याप्त है। आप इतने में क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से। आइए, ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके लिए, और बढ़िया प्रश्न है, इसको भी बताइए। क्या है भाई प्रश्न, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही नहीं है यानी कि सत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। बताइए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। अभी अभी इसके ऊपर आप पढ़ के आ रहे हो कि पदार्थ के अणुओं के बीच अधिकतम किसके में होता है, कम किस में होता है। कम मैंने नहीं बताया, कम मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए था कि कम किस में होता है। लेकिन आप उस प्रश्न के हिसाब से अगर इसको हल करें तब भी हल कर ले जाएंगे।
कैसे हल कर ले जाएंगे? आकर्षण बल नहीं होता है इसने बोल दिया, और उसमें आकर्षण बल की ही बात की गई। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। जब पहला ही प्रश्न गलत हो गया तो बाकी को पढ़ने की वैसे खास जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूं। पदार्थ के द्रव वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। पदार्थ के कण, ये बात कहेंगे आप। पदार्थ के जो कण होते हैं वो द्रव और वायु में परस्पर क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं, क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम होता है। आप देखते हैं वायु अगर किसी चीज में भरी हुई है तो उनका स्थान बदलता रहता है, और जो लिक्विड यानी कि द्रव होता है, तरल होता है, आप उसे बहाव की तरफ ले जाइए तो उसके भी कण आपस में टकराते, जिग-जैग मोशन करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। पदार्थ के कणों से बना होता है। पदार्थ कणों से बना होता है, सही बात है। पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब इनके बाद भी इनको तोड़ा जाए, पॉजिट्रॉन, ड्यूटेरियम, इन सब में टूट जाते हैं, जानते हैं। लेकिन आप इतना ही जानिए, जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बनते हैं, जो कण होते हैं वो अणुओं से मिलकर बनते हैं, जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के बाद ये जो आपके परमाणु होते हैं उनके नाभिक में, या फिर उन्हें कहें कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी इकाई क्या है। इनकी इकाई क्या है भाई? तो पदार्थ की इकाई की बात करेंगे तो वो परमाणु हो जाएगा। ये तो विखंडित हो जाता है आवेशों में, ये आवेशों में विखंडित हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इकाई नहीं कहेंगे। इकाई कोई एक होता है जो कि आपका परमाणु है। जिस तरह से आपकी कोशिका है, कोशिका के अंदर भी भाग होते हैं, लेकिन कोशिका ही हमारे शरीर की इकाई होती है। उसी तरह से पदार्थों की इकाई क्या कहलाएगी? परमाणु कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो सभी प्रश्नों का सभी जो ऑप्शन थे उनकी व्याख्या हो गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो नहीं बता रहा है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो यही भाई सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें आकर्षण बल होता है और इसमें लिखा है कि नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर कीजिए भाई, व्याख्या बड़ी लंबी हो रही है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। चलिए, ठोस के कणों के संदर्भ में क्या सही है? में से क्या सही है? मतलब 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। उनमें न्यूनतम आकर्षण, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हो आप, अधिकतम आकर्षण बल होता है। तो पहला ये ऑप्शन तो एकदम कट गया। उनके बीच अंतराल, भाई एकदम अंतराल नहीं होता है यार। जब आकर्षण बल नजदीक होता है तो उनके कण सबसे नजदीक होंगे। ये आच्छादित रूप से गतिशील नहीं, गतिशील भी नहीं होते, गतिशील भी नहीं होते। 3 ऑप्शन गलत हो गया, बचा एक ऑप्शन जो सही हो जाएगा। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं, मतलब व्यवस्थित तरीके से ये क्या होते हैं? संगठित होते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। आपको समझ में आ रहा है ना? पूरा आएगा भाई, मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूं तो आएगा ही। चलिए, ये प्रश्न मैंने अभी कहा था ना कि द्रव के बारे में अभी आएगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? और भी हो सकती हैं, इसलिए कहीं कहा गया तय की गई हैं। कितनी तय की गई हैं? क्या 2, 3, 2 के बाद 5, 4, 3? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपने अभी तक एक पढ़ा है ठोस, दूसरा पढ़ा है द्रव और तीसरा पढ़ा है गैस। 3 ही अवस्थाएं आपने पढ़ा है। चौथी अवस्थाएं होती हैं बीईसी। क्या होता है? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, संघनित कंडेंसेट। चलिए, हाँ ये हो गया। और उसके बाद होता है प्लाज्मा। उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ाने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं यहाँ पे डिटेल कर सकूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है और कभी मैं दूसरे में लूंगा तो इसकी अवस्था को पूरी तरीके से बताऊंगा कि ये बीईसी क्या है और प्लाज्मा अवस्था क्या है, कैसे बनते हैं ये सब, कैसे इनका निर्माण हुआ है।
तो आप समझ गए कितने होते हैं भाई, 5 दिख गया, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो आप समझ चुके होंगे कि अब तक वैज्ञानिकों ने द्रव की एवं पदार्थ की 5 अवस्थाओं को खोज रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। लीजिए, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? मतलब किसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, इसके बारे में तो हो गया। पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है क्या? सच में देखी जा सकती है? सच में देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती है यार। सबके आणविक व्यवस्था को कैसे देखेंगे आप? आणविक व्यवस्था को आप देख नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लाज्मा एक तरल है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की, तो 1 मिनट, ऊपर वाला नहीं लगाइएगा यार, इससे भी गलत दिया है, इससे भी गलत दिया है। 1 मिनट ऊपर नहीं लगाइएगा, इसीलिए कहते हैं सभी ऑप्शन पढ़ के उत्तर दिया कीजिए। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्लाज्मा एक तरल है जो सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लाज्मा आपके सिर्फ रुधिर अणुओं में पाई जाती है, रुधिर अणुओं में प्लाज्मा सिर्फ पाई जाती है, बाकी ये प्लाज्मा आपके शरीर में किसी और कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बाकी सब सही होगा। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था और अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित कर रही है। सही, वो प्लाज्मा को प्रदर्शित कर रही है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, ये देखिए सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इन दिस क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्यों है ये भी मैंने बताया। ठीक है, क्यों अगर आप जान गए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है वो कहलाता है। जो ऊतक होता है वह क्या कहलाता है, उसके बारे में बताना है। जैसे जो हड्डी है हमारी, ये हड्डी से जो मांसपेशियां जुड़ती हैं, इस जोड़ को या इस ऊतक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा भाई? तो इसको कांड्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांड्रा कहा जाता है। और जब मांसपेशियों से मांसपेशियां जुड़ती हैं, मांसपेशियों से मांसपेशियां जुड़ती हैं, इसे स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। ठीक है, स्नायु और कांड्रा ये 2 प्रकार के जोड़ होते हैं, ये 2 प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? कंडारा लिखा गया, कांड्रा है भाई, कंडारा नहीं है, कांड्रा है। ठीक है, चलिए चले अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। एक कंडारा, फिर वही टेंडन, कांड्रा है मेरे भाई, कंडारा कंडारा कहाँ लिख रहे हैं इसको? कांड्रा है। टेंडन इंग्लिश में उसे टेंडन कहते हैं। किससे बनाया जाता है? जो एक जोड़ होता है वो किससे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही तो आंसर मिल रहा है। केवल कोलेजन से। केवल क्या होता है? कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है, केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। चलिए, जिसमें ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है उसे व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर नहीं यार, प्रश्न नंबर 8 क्यों ऑप्शन आ रहा है मेरे दिमाग में। चलिए बताइए, मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है भाई? तो ये बताइए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड को ही दम घोटू गैस कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि कौन सी गैस है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो सूत्र होता है CO2 होता है। ठीक, लैक्टिक अम्ल, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के भी माध्यम से पढ़ाया है
और साथ ही साथ जब मैंने अम्लों के बारे में पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाया है। ठीक है, अम्लों के बारे में जब पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाया है। तो भाई लैक्टिक अम्ल जो होता है यही जब इकट्ठा हो जाता है, यही जब इकट्ठा होता है तो मांसपेशियों की थकान जो होती है ना लैक्टिक एसिड के कारण होती है। जब ये इकट्ठा हो जाएगा, जब आप बहुत काम करते हैं तो लैक्टिक एसिड जमा होने लगते हैं, और जब जमा होने लगते हैं तो मांसपेशियों में थकान, दर्द का एहसास होने लगता है। आप समझ जाइए कि दर्द और थकान क्यों होती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। जब ये इकट्ठा होते हैं तो हमें थकान का एहसास होता है। ठीक है, नई नई बातें हैं आपके लिए। त्वरण की एसआई देखिए, अब आ गया फिजिक्स। अब तक तो केमिस्ट्री चल रहा था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों चला है। अब बचा जो है वो क्या है, वो आपका फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। 6 प्रश्न होंगे वो फिजिक्स से जुड़े हैं। आप बताइए त्वरण की एसआई इकाई क्या है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण क्या होता है भाई, त्वरण जो होता है वो किसमें ज्ञात किया जाता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय इसका सूत्र होता है, दूरी बटा समय। तो एक्सीलरेशन स्मॉल ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसकी अंग्रेजी होती है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है मेरे भाई, जब आप लोग बाइक को तेजी से घुमाते हैं, उसका एक्सीलेटर तेजी से घुमाते हैं, वही जो आपका एक्सीलेटर है वही आप क्या करते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं भाई, वही एक्सीलरेशन है, वही एक्सीलेटर है, वही एक्सीलेट करता है आपकी गाड़ी को। उसकी त्वरण, यानी त्वरण का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसे, जो वृद्धि की दर होती है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण। एकांक समय में जो वृद्धि होती है, वृद्धि की दर होती है, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो अब ये बताइए कि ये त्वरण एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इंग्लिश में कहते हैं और इसे कहते हैं क्या, त्वरण। हिंदी में आपको कह दिया जाए भाई त्वरण बढ़ाइए तो गाड़ी में आप समझ ही नहीं पाएंगे त्वरण क्या होता है, कहेंगे एक्सीलेटर बढ़ा लो। एक्सीलेटर आप इतना वाइड देंगे, एक तो आ रही है इस समय बुलेट, अरे इतनी तेजी पट पट आवाज करती है कि समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्यों करते हैं, अरे क्यों ऐसा करते हैं भाई, ध्वनि प्रदूषण आप मचा रहे हैं, पटक पटक के करके। गाड़ी की आवाज जितनी धीमी हो उतनी अच्छी है। चलिए, तो ये क्या पूछ रहा है, दूरी बटा समय। दूरी का क्या होता है भाई, मीटर होता है। अब यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर चला गया है, देखिए यम इंटू यस इनवर्स, इसका मतलब ये हो गया। इसको ये भी कहते हैं, दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि जब एस यानी कि सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो उसका जो घात होगा वो माइनस में हो जाएगा। ये इसका लिखने का रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया भाई, समझ में आ गया होगा कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या इसे आप दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बताएं, अगले प्रश्न निकालिए, अपने अगले प्रश्न का निकालिए भाई। ये लीजिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक है। तापमान की एसआई मात्रक मेरे भाई आप लोग जानते हैं तापमान की एसआई मात्रक क्या है, इसमें से सबके सब तापमान के ही मात्रक, तापमान के ही मात्रक या इकाई है, लेकिन आपको एसआई मात्रक में बताना है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसके रूप में बताना है आपको, अंतरराष्ट्रीय जो प्रणाली है इकाई की उसके बारे में बताना है। एसआई एसआई आप लोग सुनते होंगे, एसआई का मतलब दरोगा वाला एसआई मत समझिएगा, दरोगा वाला सब इंस्पेक्टर मत समझिएगा, वो सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, उसमें क्या इकाई होती है, तो उसमें होती है मेरे भाई केल्विन। क्या होती है, केल्विन, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, KAL से या के से, किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपको कंफर्म करके बताइएगा। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, K से प्रदर्शित करते हैं, AL मत लगाइएगा। चलिए
फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट F से प्रदर्शित करते हैं और सेल्सियस को C से प्रदर्शित करते हैं। डिग्री आप जानते हैं किसी के ऊपर ये जो लगा हुआ बिंदु है उसी को डिग्री कहते हैं। तो जरा मनुष्य के शरीर का सही तापमान बता दीजिए भाई। सामान्य मनुष्य का जो शरीर होता है उसका क्या ताप होता है, डिग्री में बताइए, सेल्सियस में बताइए। तो कितनी डिग्री होता है? 37 डिग्री ना, 37 डिग्री होता है। 36.4 अंश सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जाओगे तो कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यही हो जाता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है। और इसी को आप कन्वर्ट करके बताइए कि केल्विन में कितना होगा। केल्विन में कितना होगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको डिग्री में, सेल्सियस में और क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट तीनों में बता दिया है। डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करके आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ तब तक। लीजिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही बताइए। सापेक्ष का मतलब होता है किसी के सापेक्ष उसको, कोई घटेगा तो कोई बढ़ेगा, ये होता है। कोई घटेगा कोई बढ़ेगा, ऐसा होता है उसमें। लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो किसी के सापेक्ष नहीं होता है। वो किसी के सापेक्ष, कोई बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं होता, वो अपने समय अपने हिसाब से चलता रहता है। तो कौन होता है? अभी मैंने बोल दिया उसको, धीरे से बोल दिया था, लेकिन आप लोग इतने चालाक नहीं अभी हो पाए हैं कि मेरी बात को पकड़ सकें। त्वरण, त्वरण जो होता है वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। वेग जो होता है वो भी मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। दूरी जो होती है वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से नापी जाती है। बचा क्या? बचा क्या आपका? तो समय बचा है। समय एक ऐसा मात्रक है जो कि किसी के सापेक्ष नहीं चलता है, ये हमेशा अपने ही धुन में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी के सापेक्ष आपको बनना पड़ता है कि उसके सापेक्ष मैं तेजी से चलूंगा या फिर स्लो से चलूंगा, स्लो चलूंगा या तेजी से चलूंगा। एक्सीलेटर बढ़ा लूंगा तो वेग बढ़ जाएगा, एक्सीलेटर बढ़ा लूंगा तो दूरी भी ज्यादा तय कर सकता हूँ। तो यही बात होती है कि ये सापेक्ष चलते हैं तीनों, और जो समय होता है वो अपनी ही गति में चलता रहता है, उसके सापेक्ष दूसरों को होना पड़ता है, वो किसी के सापेक्ष नहीं होता है। समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है, समय के सापेक्ष सभी लोग चलते हैं, ठीक है। समय के हिसाब से मैं भी चल रहा हूँ, समय के हिसाब से ज्यादा कम समय है ज्यादा स्पीड से चलता हूँ, ज्यादा समय है स्लो स्पीड में चलता हूँ। तो यही तो होती है, ये तो बात होती है, समय की ही बात है ना। समय किसी के सापेक्ष नहीं है, हम समय के हिसाब से चलते हैं हमेशा। समय अगर अच्छा है तो आपकी सारी बातें अच्छी हैं, समय आपका बुरा है, आप अच्छा भी करने जाओगे तो आपका खराब ही होगा, आपका बुरा ही होगा। आपको ऐसे एंगल से वो दिख जाएगा किसी को कि लगेगा कि वो बहुत खराब है। आपका समय बहुत बलवान होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चले आगे चलते हैं। ये लीजिए, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। क्या युग्म बनाना है? अच्छा, युग्म नहीं बनाना है भाई, कुछ और है। क्या है? निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? समान नहीं होती हैं। चाल और वेग, चाल और वेग जो होता है ना, ये मीटर में ही गिना जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा जो होगा ना, ये भी मीटर और सेकंड में ही जाएगा। अरे कार्य को आप क्या कहेंगे भाई? कार्य और ऊर्जा ये जूल में जाएगा, ठीक है। ये जूल होते हैं, जूल जानते हैं क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, और उसके बाद क्या होता है? दूरी है और विस्थापन है। दूरी और विस्थापन जो होता है ना भाई, दूरी और विस्थापन ये क्या होते हैं? मीटर में जाते हैं। बचा क्या? दूरी और विस्थापन दोनों मीटर में। बल, बल जो होता है वो न्यूटन होता है, और जो दाब होता है ये पास्कल होता है। जो दाब होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। इसका मतलब है दाब कब लगाया जाता है? जब बल और न्यूटन नहीं भाई, न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर लगाया जाए, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि न्यूटन और पास्कल ये दोनों के दोनों अलग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सबकी जो इकाइयां होती हैं आपको मैंने मीटर पर सेकंड दिखा दिया इसको, और इसको क्या दिखाएंगे आप? जूल दिखाएंगे। जूल मीटर पर न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसी तरह से मीटर स्क्वायर होता है, उसी तरह से ये हो गया आपका मीटर में, और ये हो गया आपका न्यूटन और मीटर। चलिए पास्कल, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
13वां प्रश्न आपके सामने है, जल्द से इसका उत्तर दीजिएगा भाई। क्या होता है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है भैया? मंदता। अब मैं आपको बताऊं, एक आपको अभी मैंने बताया त्वरण। त्वरण का मतलब होता है कि दर दर के हिसाब से परिवर्तित होते रहना, समय की दर के हिसाब से परिवर्तित होते रहना, यही है। मंदता भी तो वही होगी। कोई भी चीज घटे या बढ़े, कोई भी चीज घटे या बढ़े, वो मीटर पर सेकंड में ही तो घटेगी या बढ़ेगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को दूसरे ही रूप में यहाँ भी लिखा गया है, तो किस रूप में लिखा गया है? मीटर को इनवर्स में बदल दीजिए, ठीक है। मीटर को सेकंड को इनवर्स में बदल दीजिए, दोनों के दोनों जो मात्रक होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब त्वरण कहिए या मंदता कहिए, त्वरण का मतलब होता है बढ़ना, और ये क्या बोलते हैं उसे, मंदता का मतलब होता है घटना। घटेगा तब भी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से घटेगा, और बढ़ेगा तब भी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ही बढ़ेगा। जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो दोनों की इकाई भी एक साथ होगी। देखिए अभी अभी मैं त्वरण पढ़ा के आया हूँ और मंदता आ गया, दोनों की इकाई सेम हो गई। चाल और वेग सेम होता है, उसी तरह से कार्य और ऊर्जा सेम होती है, उसी तरह से दूरी एवं विस्थापन सेम होता है, ठीक है। इस तरह से सारी इकाइयों को अगर जोड़ते जोड़ते आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और कभी भूलने वाली नहीं है। आपके पेपर में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, परिणाम अच्छा होगा और आप सफल होंगे एकदम, ये मेरी बात लिख कर रख लीजिए। जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो चलिए प्रश्न नंबर 14, 1 पास्कल बराबर, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ भाई। 1 पास्कल बराबर गलत लिखा गया है, उत्तर ही गलत हो गया है, उत्तर गलत हो गया है मेरे भाई। पास्कल बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दो ऑप्शन एक साथ मिल गए हैं, दो ऑप्शन आपके एक साथ मिल गए हैं। देखिए मैं माइनस नहीं लगाऊं तो दोनों के दोनों एक ही हो गए हैं, दोनों के दोनों एक ही हो गए हैं। तो क्या अंतर है ये मैं आपसे कमेंट करके पूछ लूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था, इसलिए मैं आप से पूछ लेता हूँ कि इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर दोनों में से कैसे परिवर्तित करेंगे और किसको परिवर्तित करेंगे। चलिए लीजिए, ये तो लास्ट प्रश्न था भाई। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और व्याख्या कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको सफलता के रास्ते पर ले जाने के लिए और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हैं आपके पीईटी एग्जाम के लिए, और साथ ही जो भी एग्जाम की तैयारी हो रही है वो सारी की सारी आपके लिए निःशुल्क मिल रही है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए। लाइक और कमेंट आपका परम कर्तव्य बनता है, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही।